स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक, राज्यपाल ने ली अधिकारियों की बैठक। छत्तीसगढ़ को टीबी मुक्त राज्य बनाने के लिए सघन प्रयास के लिए निर्देश। प्रधानमंत्री चरण पादुका योजना को लेकर मुख्यमंत्री साव का बयान, मोदी की गारंटी पर काम कर रही सरकार, आदिवासियों से किया वादा निभा रही सरकार। 22 जून को अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा तय, शाह के दौरे को लेकर उप मुख्यमंत्री साव का बयान, कहा कि अमित के दौरे से छत्तीसगढ़ को मिलेगा लाभ। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बुलडोजर कार्रवाई पर उप मुख्यमंत्री साव का बयान, कहा शासकीय जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं। पुलिस विज्ञान कार्यक्रम का आयोजन भनपुर परिसर में किया गया। कार्यक्रम आयोजित आपातकालीन स्थितियों से निपटने के बारे में दी गई जानकारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राज्यपाल रमेन डेका ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत छत्तीसगढ़ को साल 2025-26 तक टीबी से मुक्त राज्य बनाने के लिए सघन प्रयास के निर्देश दिए गए हैं। राजभवन में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की आयुक्त सह संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला को उक्त आशय के निर्देश देते हुए कहा कि टीबी के गंभीर मरीजों की समुचित चिकित्सा की व्यवस्था करें। जो टीबी मरीज बीच में ही दवा का सेवन बंद कर देते हैं, उन मरीजों पर विशेष ध्यान दिया जाए और उन्हें दवा का कोर्स पूरा करने के लिए जागरूक किया जाए। राज्यपाल ने टीबी मरीजों को पर्याप्त पोषण आहार मिले, इसके लिए अधिक से अधिक निक्षय मित्र बनाने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में राज्यपाल के सचिव डॉक्टर CR प्रसन्न और स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने पहली बार माओवाद प्रभावित बीजापुर जिले का दौरा किया। इस ऐतिहासिक दौरे के दौरान उन्होंने जिले के विकास कार्यों का अवलोकन किया और जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। राज्यपाल ने कहा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद जिला प्रशासन द्वारा किए गए कार्य सराहनीय है। बैठक में माओवाद प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति, सुरक्षा कैंपों, जल संचयन, जैविक कृषि, टीबी उन्मूलन, शिक्षा और एनसीसी गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा हुई। राज्यपाल ने अधिकारियों से समर्पण भाव से कार्य करने का आह्वान किया और योजनाओं के क्रियान्वयन में आपसी समन्वय बनाए रखने की सलाह दी। उन्होंने जल स्तर सुधारने और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने हेतु जन जागरूकता फैलाने पर जोर दिया। अंत में उन्होंने कहा कि बीजापुर का समग्र विकास ही हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की अहम बैठक भी संपन्न हुई, जिसमें कई बड़े और जनहितकारी निर्णय भी लिए गए। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विस्तृत जानकारी पत्रकारों से साझा की। इस बीच आपको बता दें कि जानकारी पत्रकारों से साझा करने के बाद उन्होंने कहा कि वंचित जातियों को छात्रवृत्ति का लाभ नहीं परिषद ने जारी किया और इसी के साथ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को राज्य सहायता मिलेगी और अब छत्तीसगढ़ सरकार भी इस योजना में सब्सिडी देगी। छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी का गठन, वन्य जीव विशेष रूप से भाग संरक्षण को लेकर टाइगर फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही रामकृष्ण मिशन नरायणपुर में विश्वास संस्था का विलय होगा, जिसके लिए अनुमति प्रदान की गई है और साथ ही बेमेतरा में उद्यानिकी महाविद्यालय की भूमि आवंटन, इसके साथ ही जसपुर ब्रांड का हस्तांतरण होगा। शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों को राहत मिलेगी, जिससे कि नक्सली हिंसा में शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों को अब किसी भी विभाग और किसी भी जिले में अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। साथ ही स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का गठन किया जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। कई महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में लिए गए हैं। जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए उनमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के 5 विभिन्न उपजातियों को तकनीकी कारणों से उस वर्ग के मिलने वाली सुविधाओं से जो वंचित थे, उनके हित में एक बड़ा निर्णय लेते हुए डिहारी कोरवा, बघेल छत्री, संसारी उराव तथा पविया समाज के विद्यार्थियों को अनुसूचित जनजाति के समतुल्य तथा डोमरा जाति के विद्यार्थियों को अनुसूचित जाति के समतुल्य राजमद से राज्य छात्रवृत्ति तथा शिष्यवृत्ति
प्रदान किए जाने एवं छात्रावास आश्रमों में स्वीकृत सीट के अधीन प्रवेश दिए जाने की सुविधा प्रदान करने का ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में लिया गया। आज की मंत्रिपरिषद में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए और बिजली उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत घर की छतों में सोलर रूफटॉप संयंत्र की स्थापना में राज्य शासन द्वारा उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का एक महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद ने राज्य के वन जीव खासकर बाघों के संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी गठन करने का निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद द्वारा अशासकीय अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्था रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर की सहयोगी संस्था विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर एवं सेवाएं छत्तीसगढ़ विश्वास को रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर के मर्ज करने का अनुमोदन किया है। उद्यानिकी महाविद्यालय उद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए बेमेतरा जिले के साजा तहसील के अंतर्गत बेलगांव में राजगामी संपदा की 94.290 हेक्टेयर भूमि में से 100 एकड़ भूमि उद्यानिकी विभाग को निःशुल्क प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। हम सब जानते हैं कि जसपुर जिले में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा हर्बल महुआ चाय जैसे पारंपरिक उत्पाद जसप्योर ब्रांड के तहत तैयार किए जा रहे हैं। इन उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने और विपणन को बढ़ावा देने हेतु इस ब्रांड को राज्य शासन अथवा CSIDC को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव का मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन किया है। ब्रांड हस्तांतरण से एग्रो व फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय कच्चे माल की मांग बढ़ेगी और आदिवासी बहनों को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। ट्रेडमार्क हस्तांतरण से राज्य पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में लिया गया, जिसके माध्यम से शहीद पुलिसकर्मियों के सर्वोच्च बलिदान को ध्यान में रखते हुए अनुकंपा नियुक्ति हेतु जारी एकजाई पुनरीक्षित निर्देश 2013 के कंडिका 13.3 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। इसके माध्यम से नक्सली हिंसा में शहीद पुलिस सेवकों के प्रकरण में उनके परिवार के किसी भी पात्र सदस्य, महिला हो या पुरुष, को विकल्प के आधार पर पुलिस विभाग के अलावा अन्य विभाग में राज्य के किसी भी जिला या संभाग में नियुक्ति दी जा सकेगी। पहले अनुकंपा नियुक्ति यथासंभव उसी विभाग या कार्यालय में देने की व्यवस्था थी जिसमें दिवंगत शासकीय सेवक निधन से पूर्व कार्यरत था। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में गौण खनिजों को सुव्यवस्थित अन्वेषण, पूर्वेक्षण एवं अधोसंरचना के विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के गठन की अधिसूचना के प्रारूप का भी अनुमोदन आज मंत्रिपरिषद ने किया। प्रधानमंत्री चरण पादुका योजना को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार पहले दिन से ही मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारने का काम कर रही है। अरुण साव ने कहा कि तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले वनांचल क्षेत्र के आदिवासी भाई बहनों से सरकार ने जो वादा किया था उसे निभाया जा रहा है। प्रधानमंत्री चरण पादुका योजना उसी संकल्प का हिस्सा है जिसके माध्यम से सरकार जंगलों में कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले श्रमिकों के जीवन में बदलाव लाना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह योजना
आदिवासी समाज के सम्मान और सुविधा से जुड़ी हुई है और इसका उद्देश्य उन्हें सशक्त बनाना है। सरकार हर बार ये साबित कर रही है कि जो वादा करती है उसे निभाती है। यही मोदी की गारंटी है। एक एक गारंटी को पूरा करने का काम राज्य में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार कर रही है। पहले दिन से ही मोदी के एक एक गारंटी को पूरा करने का काम हम कर रहे हैं और हर बार यह साबित होता है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। चरण पादुका ये फिर से जो तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले वनांचल क्षेत्र में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बहनों को देने का हमने वायदा किया था। जिस प्रकार से तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं जंगलों में जाते हैं तेंदुपत्ता संग्रहण करने और उनके पैरों में कांटा ना गड़े, पैरों को तकलीफ ना हो, इसलिए चरण पादुका ये योजना हमने प्रारंभ की है और उसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। तो एक और मोदी की गारंटी हम पूरा करने वाले हैं। कोषाभाऊ ठाकरे परिसर राजधानी रायपुर में भाजपा विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल के कार्यकाल पूरे होने पर कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई और 9 जून से लेकर 21 जून तक जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया था इस कार्यक्रम की योजना और रचना पर चर्चा हुई है। 21 जून से योग दिवस को व्यापक स्तर से आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। अलग अलग संगठनों के माध्यम से योग दिवस आयोजित किया जाएगा। हम इसमें हमारी सहभागिता को लेकर भी चर्चा हुई और इसी के साथ 25 जून को आपातकाल दिवस पर कई आयोजन होंगे। आपातकाल की घटनाओं को जनता तक जाने के लिए व्यापक कार्यक्रम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संविधान की हत्या आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा करने वालों का सम्मान किया जाएगा। 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस की तैयारी भी की गई है और इन सभी कार्यक्रमों में समान रूप से हर बूथ पर एक पेड़ मां के नाम की भागीदारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। 15 अगस्त तक यह वृक्षारोपण अभियान चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक संपन्न हुई है। बैठक में मुख्य रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के 11 साल पूरा होने के अवसर पर पार्टी ने 9 जून से लेकर 21 जून तक जो कार्यक्रम निर्धारित किया है उन कार्यक्रमों की योजना रचना और हम सब विधायकों की सहभागिता को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। इस विषय पर मार्गदर्शन मिला है। 21 जून योग दिवस है। योग दिवस को व्यापक रूप से आयोजित करने का अलग अलग विभागों के माध्यम से, अलग अलग संगठनों के माध्यम से व्यापक स्तर पर योग दिवस को आयोजित करने का और उसमें हम सब की सहभागिता को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। 25 जून आपातकाल दिवस, जब आप सबको पता है कि किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया था, संविधान को नुकसान पहुंचाया था, लोकतंत्र की हत्या की थी। कांग्रेस के उस काले कारनामे को जन जन तक ले जाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्यक्रम करने का और जो आपातकाल के दौरान जिन्होंने यातनाएं झेली उनको सम्मानित करने का भी कार्यक्रम पार्टी के स्तर पर होना है। ग्यारह साल की जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को व्यापक रूप से अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से करने का निर्णय हुआ है। पार्टी ने
आने वाले सभी कार्यक्रमों में 23 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बलिदान दिवस है। हर एक मतदान केंद्र तक करने का निर्देश पार्टी का है, उसकी तैयारी करने का, और इन सब कार्यक्रमों में नियमित रूप से एक पेड़ मां के नाम और हर मतदान केंद्र तक वृक्षारोपण का अभियान चले और इसमें जन भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश पार्टी ने दिया है, ताकि सब लोगों का एक जन भागीदारी से व्यापक तौर पर ये वृक्षारोपण का अभियान चले। अब ये आने वाले 15 अगस्त तक ये वृक्षारोपण के अभियान को लगातार चलाते रहने का निर्देश है। साथ ही 29 जून प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की मन की बात है। उस मन की बात को भी हरेक बूथ में आयोजित करने के विषय में चर्चा हुई है और निश्चित रूप से आज हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी, मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, प्रदेश प्रभारी आदरणीय नितिन नवीन जी, पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय किरण देव जी, महामंत्री संगठन पवन साय जी, इन सबका मार्गदर्शन विधायक दल में प्रस्तुत हुआ है। आने वाले समय में जो कार्यक्रम होने वाले हैं उस सबको लेकर विस्तार से चर्चा बातचीत। बीजेपी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अटल बिहारी वाजपेयी और दीनदयाल उपाध्याय के जीवनी स्कूल पाठ्यक्रमों में शामिल करने जा रही है। मामले पर पीसीसी चीफ दीपक बैच का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे और मोदी जी बेहतर थे। उनकी जीवन पढ़ना सही है और इसी के साथ सरकार से पूछना चाहते हैं कि आजादी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय का क्या योगदान था। उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ ही मिलकर सरकार बनाई थी। उनकी जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करके आप बीजेपी अपने चरित्र को सुधारना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और दीनदयाल उपाध्याय जी की जीवनी पढ़ाने जा रही है सभी पाठ्यक्रमों में। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे और वो भारतीय जनता पार्टी में कम से कम मोदी जी से तो ठीक प्रधानमंत्री है। कम से कम अमेरिका से तो नहीं डरे, उनके दबाव में तो नहीं आए। लेकिन वही दीनदयाल उपाध्याय जी का आजादी की लड़ाई में इस देश के लिए क्या योगदान था, आजादी की लड़ाई में उनका क्या योगदान था, कितने बार जेल गए, हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से। और तो और ये वही दीनदयाल उपाध्याय जी है जो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाए थे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाए थे। वो मुस्लिम लीग जो हमारे देश का विभाजन का कारण बना। क्या योगदान है, मैं पूछना चाहता हूं इस देश के लिए। क्या हमारे पाठ्यक्रम में शामिल होकर और उनकी जीवनी को कोर्स में शामिल कर आखिर भारतीय जनता पार्टी क्या अपने चाल और चरित्र को सुधारना चाहती है? क्या हम पूछना चाहते हैं, देश में क्या योगदान था?
और 22 जून को केंद्रीय मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह जी लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा करते हैं और यहां की कई योजनाओं की जानकारी लेते हैं। खासतौर पर बस्तर क्षेत्र में विधायक नक्सल उन्मूलन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उनका विशेष फोकस रहता है। अरुण साव ने कहा है कि गृह मंत्री के दौरे से राज्य को बड़ा लाभ मिलता है, क्योंकि वे खुद हर पहलू पर गहराई से चर्चा करते रहते हैं और केंद्र के जरूरी सहयोग भी सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि शाह के आने का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित है और ये राज्य के हित में बस्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में केंद्र और राज्य के समन्वय से हो रहा है विकास। शाह के निरंतर दौरे इसकी गंभीरता को दर्शाते हैं। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का लगातार छत्तीसगढ़ आना होता है। छत्तीसगढ़ की अलग अलग प्रकार की योजनाओं की जानकारी और विशेषकर बस्तर क्षेत्र की तरक्की और बेहतरी, बस्तर में नक्सली उन्मूलन, इन सब विषयों को लेकर वो लगातार आते हैं, चर्चा करते हैं और उससे बड़ा लाभ छत्तीसगढ़ को मिला है। तो निश्चित रूप से जब आने का उनका कार्यक्रम निर्धारित होगा, एक बार फिर छत्तीसगढ़ को बड़ा लाभ, छत्तीसगढ़ के हित में काम होंगे। छत्तीसगढ़ में लगातार बुलडोजर कार्रवाई पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक स्थान, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाता है। अतिक्रमण से जनमानस को उसका नुकसान होता है। इस बीच नई और तकलीफ भी होती है। नई योजनाओं को पूरा करने और विकास में ये बाधक भी बनता है और इसके साथ ही साथ विधिवत कार्रवाई करते हुए लगातार अतिक्रमण हटाने का काम हमारी सरकार कर रही है। देखिए, जिस प्रकार से सार्वजनिक स्थानों पर, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाता है और अतिक्रमण करके जन सामान्य को उसका नुकसान होता है, बाधा होती है, तकलीफ होती है और विकास में बड़ी बाधक बनती है। नई योजनाओं को पूरा करने में बड़ी बाधक बनती है ये अतिक्रमण और इसलिए विधिवत कार्यवाही करते हुए लगातार अतिक्रमण हटाने का काम हम। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कमल नारायण शर्मा की 22वीं पुण्यतिथि पर राजधानी शहर रायपुर की जेई मार्ग में शहीद स्मारक भवन स्थित उनकी मूर्ति के समक्ष उन्हें नमन करने नगर निगम संस्कृति विभाग द्वारा जोन 2 के सहयोग से आयोजन रखा गया। निगम संस्कृति विभाग और जोन 2 के आयोजन में पहुंचकर राजधानी की प्रथम नागरिक नगर निगम रायपुर की महापौर मीनल चौबे ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कमल नारायण शर्मा को 22वीं पुण्यतिथि पर सादर नमन करते हुए सभी राजधानी वासियों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। आयोजन में निगम सभापति सूर्यकांत राठौर, संस्कृति विभाग अध्यक्ष अमर गीदवानी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कमल नारायण शर्मा की सुपुत्री सविता पाठक, परिवारजनों, गणमान्यजनों, आम जनों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर उन्हें 22वीं पुण्यतिथि पर नमन करते हुए मूर्ति स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रायपुर के महालक्ष्मी मार्केट मंडरी में मैकेनाइज्ड पार्किंग और नॉन मैकेनाइज्ड ट्रांसपोर्ट परियोजना का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा और महापौर मीनल चौबे मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल रही और मैकेनाइज्ड पार्किंग 24 कारों की पार्किंग के लिए संरचना का स्थापना कार्य 70 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्ट्रीट पार्किंग एनएमटी के लिए अब पक्के क्षेत्र का निर्माण, रोप पार्किंग और ट्रैफिक साइज का कार्य 61 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। परियोजनाओं के भीड़भाड़ में कभी सड़क किनारे अवैध पार्किंग समाप्त होगी और यातायात सुगम और व्यवस्थित होगा। सुरक्षा व्यवस्था में सुधार, पैदल यात्रियों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण उपलब्ध होगा। वहीं कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग शामिल रहे। रायपुर के थाना अभनपुरा परिसर में पुलिस मितान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरीश मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉक्टर लाल उमेद सिंह के निर्देशानुसार पुलिस मितानों को सड़क सुरक्षा और आपातकालीन स्थितियों में त्वरित कार्रवाई के बारे में जानकारी दी गई है। पुलिस मितानों को बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में जानकारी दी गई और ऐसी स्थितियों में आवश्यक कार्य करने के बारे में बताया गया। आगे बढ़ेंगे जहां कांकेर जिले के
दुर्गू कोंदल थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम होलघाट में एक मितानिन का शव संदिग्ध परिस्थितियों में नदी किनारे मिला है। मृतका की पहचान 40 वर्षीय जयंती मंडल के रूप में हुई है, जो मितानिन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पंचायत हामदवाही और चिखली के प्रशिक्षक के रूप में वर्ष 2004 से कार्यरत थी। देखने को वैसा प्रतीत होता है कि जयंती मंडल की पत्थर से कुचलकर हत्या की गई है। घटनास्थल से खून से एक बड़ा पत्थर भी बरामद हुआ है, जिससे हत्या की आशंका गहरा गई है। घटना की सूचना मिलते ही दुर्गू कोंदल पुलिस और मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। हत्या के सनसनीखेज मामले में दुर्गू कोंदल पुलिस ने आगे की कार्रवाई की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।